हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 21 को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एंड ऑफ अ ड्रीम रन। यह आर्टिकल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच था उसके ऊपर आया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया हार गया है, जिसे डाइजेस्ट कर पाना, सिंक इन कर पाना हम इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह का कैंपेन था इंडिया का, उसके बाद जो है फाइनल में इस तरीके से हारना, एक्सेप्टेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें GS4 के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, एम्पैथी के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है मेकिंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ रिन्यूड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए मिलिट्री में, उसके बारे में इस आर्टिकल के बारे में बात किया गया है। और हमारा लास्ट आर्टिकल है लीप इन द डार्क। अर्जेंटीना में जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उसमें राइट विंग का राइज़ हुआ है। अर्जेंटीना की इकॉनमी के बारे में बात करेंगे और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है आपके लिए। ठीक, ये 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एंड ऑफ अ ड्रीम रन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो आप कोट कर सकते हो अपने GS4 में। प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UPSC में हर ऑल्टरनेट ईयर्स में। 2023 में आया था, 2025 में आ सकता है, 24 में भी आ सकता है ना। ट्रेंड तोड़ सकता है अपना, जो ट्रेंड चल रहा है ऑल्टरनेट ईयर का उसको ब्रेक करके UPSC अगले साल भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल की। यह आर्टिकल CWC 2023 पे आया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा था। इंडिया जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़न थी और जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है। 6th टाइम ये जो है टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है और 2 फाइनल्स हारा है। ठीक है, कब हारा था? 2003 में और 2023 में। क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं फाइनल हारने के? बेसिकली जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है प्रेशर। 140 करोड़ लोगों के होप्स का प्रेशर कहीं ना कहीं हमारी टीम को जो है काफ़ी दबाव में डाल देता है, इसलिए वो बॉटल अप कर जाते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो पिच थी, है ना। कहीं टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रही। इंडिया ने पिच उतने अच्छे से रीड नहीं कर पाया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पिच भी प्रॉपरली रीड किया और जो प्लान वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो प्रॉपरली उन्होंने एग्जीक्यूट किए। सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी कंसिडरेबल रहा और उसके कारण सेकेंड इनिंग में बैटिंग भी आसान होती चली गई और इसलिए इंडिया 4 विकेट से ये मैच हार गया। ठीक है, इंडिया ने कितने रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में? 240, 241 का टारगेट था। इंडिया की शुरुआत अच्छी थी, 3 विकेट इंडिया ने जल्दी जल्दी ले लिए, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई ट्रेविस हेड और लाबुशेन के बीच में और वो पार्टनरशिप जो है इंडिया के लिए हार का कारण बनी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? विराट कोहली। ठीक है, सबसे हाईएस्ट रन मेकिंग थे, 740-50 के आसपास रन इन्होंने बनाए थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था फाइनल मैच में? ट्रेविस हेड। इन्होंने 100 बनाई थी, सेंचुरी। ठीक है, 130 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। ये फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम्स में आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट। एक सोशल मीडिया में पिक्चर वायरल हो रही है मोहम्मद शमी की और नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है लीथल बॉलर है इंडिया के लिए। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 विकेट चटकाए थे सेमीफाइनल में। ठीक है, तो एक फ़ोटो जो वायरल हो रही है उसमें शमी को गले लगाते हुए नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर दिख रहे हैं। तो आप इसको जो है पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं एम्पैथी में, एम्पैथी के एग्जाम्पल में। यहाँ लीडरशिप शो करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
वो प्लेयर्स को कंसोल कर रहे हैं, एम्पैथी दिखा रहे हैं। ये आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप के एग्जाम्पल में भी इस तरीके की चीज़ें कोट की जा सकती है। ठीक, तो ये हमारे GS4 के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। ये सिर्फ GS4 के पर्सपेक्टिव से बताना मेरा मेन जो है कारण था इस आर्टिकल को लेने का। इंडिया हार गई है, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इंडिया बहुत अच्छा खेली है, लेकिन हमें इंडिया के साथ में, टीम के साथ में रहना ही चाहिए, है ना। जीते तब भी और हारे तब भी। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मेकिंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं इंडिया के लिए GDP बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। 2 स्ट्रेटजीज़ के बारे में बातचीत की गई है। आप लोगों के लिए सिर्फ आर्टिकल इतना इम्पॉर्टेंट है, आप इतना भी अगर रीड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें जो स्ट्रेटजीज़ दी हैं, 2 स्ट्रेटजी दी है, जिसको इंडिया अगर फॉलो करता है तो उसकी GDP बढ़ सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। ये चीज़ें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज अ सॉल्यूशन जो है मेंशन कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपको कि इंडिया की GDP कैसे बढ़ाई जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसको डील किया जाए। उसमें भी आप ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, पूरा कंटेक्स्ट के साथ जो है समझेंगे, बिल्डअप पूरा करेंगे, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। शुरू करते हैं। बाय प्रपोजिंग दैट इंडियंस वर्क लॉन्गर टू अचीव अ लार्जर नेशनल आउटपुट, NR Narayan Murthy, the founder of India iconic business house Infosys, has issued something akin to challenge to his compatriots. In particular, he proposed a 70-hour work week. To strengthen his case, he has pointed to the experience of Japan and Germany after the Second World War, when citizens work longer hours than we do on average in India today. It is indeed correct that this country had a miraculous rise in 1950, but इज़ द कंपैरिजन वैलिड। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्टिकल जो लिखा गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो नारायण मूर्ति जी के जो स्टेटमेंट है कि इंडियंस को कम से कम हफ्ते में 70 आवर्स काम करना चाहिए ताकि जो आउटपुट है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सिर्फ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स के लिए दिया हुआ है, जहाँ पर 48 आवर से ज़्यादा एक हफ्ते काम नहीं करने का रेगुलेशंस है, अच्छी वेजेस वाले रेगुलेशन है। इनफॉर्मल सेक्टर की इसमें बात नहीं की गई है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऑलरेडी लेबर 70 घंटे से ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और उन्हें उतना वेज भी नहीं मिल रहा है। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली क्या है, ये पूरा आर्टिकल आया है। अब समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है नारायण मूर्ति जी का, वो किस आर्गूमेंट पे हमारे जो ऑथर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उसे खारिज कर रहे हैं, किस क्या आर्गूमेंट दिया है उनके द्वारा, उसका बेसिस क्या है उसको समझते हैं। एवर सिंस द कीनशियन रिवॉल्यूशन इन इकोनॉमिक्स वी नो दैट द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड विच इज़ द डिमांड फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. The demand for labor is entirely dependent upon this demand. There is no demand for labor independent of the demand for goods. ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इनका जो आर्गूमेंट है वो कीनशियन इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक, कीनशियन इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब ग्रेटर डिप्रेशन हुआ था उसके पहले सिर्फ क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते थे। जितने भी क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिस्ट हैं वो 1930 के जितने भी पहले के इकोनॉमिस्ट हैं उनको क्लासिकल स्कूल के इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है। 1930 के बाद में बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें कीनशियन इकोनॉमिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कीनशियन इकोनॉमिक्स और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहले तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ आते हैं, ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और कीनशियन में कीन्स आते हैं, ही इज़ अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जितने भी रियल वेरिएबल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने एक वर्ड एक सेंटेंस हमेशा सुना होगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक,
अगर सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड क्रिएट हो ही जाएगी, लेकिन कीन्स का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था। कीन्स का मानना था कि एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करती है आउटपुट को, डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन होगा वो किस पे, डिमांड पर। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है तभी तो प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन करके रख भी देंगे तो वो गुड्स बिकेंगे नहीं, वो अनसोल्ड गुड इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मतलब गोदाम में पड़े रहेंगे। अब गोदाम में पड़े हुए हैं गुड्स तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा, और नया प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट देके करेंगे क्या? कौन पेमेंट नहीं देगा? जितने भी फर्म्स हैं। फर्म पेमेंट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक, अगर वो इन्हें पेमेंट देते रहेंगे तो उन्हें लॉस होने लगेगा। तो इनके जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं फर्म के, अगर उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड कर रही है डिमांड ऑफ लेबर? डिमांड ऑफ लेबर पूरी तरीके से डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल भी रीसेंट अगर आप देखें तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। रिसेंटली कोविड के समय में, कोविड-19 में लॉकडाउन होने के कारण, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण, ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल गूगल, अमेज़ॉन, ओटीटी कंपनीज़, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और कोविड-19 के समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया था। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए नए एम्प्लॉयज़ को रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हो गया 2023 जनवरी में, गूगल ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर किया है, ले ऑफ किया है। ठीक है, बाहर करना, इसको ले ऑफ करना बोलते हैं। ठीक, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्यों बाहर कर दिया है? क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, लॉकडाउन हट गया है, लोग काम धंधे पे निकल गए हैं, घर में बैठकर अब सिर्फ अमेज़ॉन में मूवी नहीं देख रहे हैं। इसलिए जो है डिमांड कम होने के कारण लेबर को बाहर करना पड़ा, क्योंकि उससे उनका जो प्रॉफिट है वो घट रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर ही डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट, ऐसा आर्गूमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसलिए जो है व्हेन देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट टू एग्जॉर्ट वर्कर टू वर्क लॉन्गर आवर इज समवॉट इररिलेवेंट इवन व्हेन इट इज़ नॉट मेंट टू बी कैलॉस। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अब वर्कर अपना ज़्यादा वर्क करने के लिए भी तैयार रहेगा, लेकिन अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो कोई भी फर्म उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अननेसेसरली ये जो बात की जा रही है, ये आर्गूमेंट जो है कोई काम का नहीं है कि 70 आवर्स जो है पर वीक काम कराओगे तो आउटपुट बढ़ेगा इंडिया का। जब तक कि डिमांड नहीं होगी तब तक कि आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा। ठीक, ये पहला आर्गूमेंट इनका। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या कहा है जर्मनी और जापान को लेकर के। जर्मनी और जापान वाला जो आर्गूमेंट दिया गया था किनके द्वारा? नारायण मूर्ति जी के द्वारा। उसे इन्होंने काउंटर किस तरीके से किया है, इसे समझते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पहला जो रीज़न उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि जर्मनी और जापान की सिचुएशन बहुत अलग थी। उन लोगों पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई थी और पूरे कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन करना था। ठीक, तो रिकंस्ट्रक्शन करना था तो बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग के कारण बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है लेबर फोर्स भी डिक्लाइन हो गया था। तो लेबर फोर्स डिक्लाइन क्यों हो गया था? क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी, यंग लोग कम रहेंगे तो लेबर कम रहेगा, और लेबर कम रहेगा तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए चूंकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए उस समय वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो उन्होंने रीज़न दिया था वो ये दिया था कि कंट्री को, सिटीज़ को दोबारा बिल्कुल ऐश से वापस एकदम रिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान नहीं था, और वापस जो है पूरी की पूरी क्लियर करना रबल, उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्या लगना था, लेबर लगना था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक, और तो थर्ड आर्गूमेंट दिया है वो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, क्योंकि बाहर की कंट्री ने इनको एक तरीके से बॉम्बिंग की थी। बाहर की कंट्रीज़ के कारण, फॉरेन रूरल के कारण, है ना, ये कंट्रीज़ जो हैं इतना ज़्यादा जो है पीछे चली गई थी, इसलिए इनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग थी कि हमें कुछ करना होगा। ये तीनों चीज़ इंडिया के साथ नहीं है।
ठीक। और ये तीनों चीज़ें इंडिया के साथ नहीं हैं, इसलिए इन कंट्री से कंपैरिजन करना भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके लिए इन्होंने दो स्ट्रेटजी की बात की है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ फॉर इंडिया। ये दो स्ट्रेटजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ लिख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी इन्होंने क्या कही है, एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ होनी चाहिए इंडिया की। ठीक, एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है साउथ कोरिया का। ठीक, द फर्स्ट इज टू यूज द ग्लोबल मार्केट और वर्ल्ड डिमांड टू ग्रो द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बट इंडिया गुड्स वुड हैव टू बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। हियर द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ कोरिया इज रेलिवेंट एज मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इनपुट इनटू प्रोडक्शन आर अवेलेबल टू ऑल द कंट्री वाया ट्रेड। अ कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कफोर्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कॉम्प्लीमेंट्स लेबर। ठीक, तो इंडिया भी जो है क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो डिमांड है इनके गुड्स की, ठीक है, जो बेसिकली डिमांड इनके गुड्स की वो बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया जो है पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज की कॉम्पिटिटिवनेस है, क्वालिटी है। मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए और चीपर भी होना चाहिए। ठीक, अगर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो पीछे रह जाना है, और फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने का सपना भी पीछे रह जाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं होंगे जब आपके गुड्स की डिमांड नहीं होगी। तो क्वालिटी और चीपनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, एक है इनोवेशन। अगर इनोवेशन करते हैं उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होना चाहिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करते हैं। और साथ ही में जो लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होना चाहिए। अब लेबर की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, हेल्थ पे और स्किल पे। अगर साउथ कोरिया की बात करें तो हेल्थ और स्किल में इंडिया से वो कहीं ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है। स्किल की बात करोगे तो 96% जो है साउथ कोरिया के जो लेबर हैं वो स्किल्ड हैं। इंडिया में टोटल 4% लेबर हैं वो स्किल है। इसके लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, स्कीम्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं। स्किल इंडिया स्कीम चालू किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंडिया ने, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है, पीएलआई स्कीम्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए। आत्मनिर्भर भारत जो है इनिशिएटिव शुरू किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए मेक इन इंडिया और ऐसे कई तमाम जो है इनिशिएटिव चालू किए हैं, जिसके थ्रू जो है इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। ठीक, तो पहला है एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ इंडिया जो है अपनी कर सकता है, जिससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सॉल्यूशन। दूसरा रूट क्या है, डोमेस्टिक मार्केट वाला। ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है, इसे समझते हैं। रिकॉग्नाइज दैट इकोनॉमी प्रोड्यूसेस बोथ फूड एंड नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो ये अजम्पशन लेना है कि अपने आप फूड तो हो ही रहा है, नॉन एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये ऑब्वियस चीज़ है। These are placed differently in relation to our consumption need. If food produced at a lower cost, the real income of majority of Indian household would rise. They would have to spend more on non-agriculture goods and services, having satisfied their need for food. This would generate the demand need to spur the production in the rest of economy. ठीक, तो जो दूसरा रास्ता इन्होंने दिखाया है वो क्या है, इन्होंने कहा है कि अगर फूड इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, अगर हम फूड प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम करें, फूड की कॉस्ट कम होती है तो लोगों की रियल इनकम बढ़ेगी। सबसे पहले जो भी सैलरी आती है उससे हम क्या करते हैं, अपने फूड
राशन वाली चीज़ों को खरीदते हैं। जब हमारे खाने पीने का खर्चा निकल जाता है तब हम बाकी सर्विसेज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, क्लोथ्स हो गया, शेल्टर हो गया, सारी चीज़ों के बारे में तभी सोचते हैं जब खाने का पैसा निकल जाए। ऐसे तो नहीं 4 दिन भूखे रहेंगे और फिर बोलेंगे यार कार से जो है घूमने जाता हूँ आज कैब करके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले अगर फूड इन्फ्लेशन कम हो जाए, फूड की जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि रियल इनकम बढ़ जाएगी तो उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज बाकी चीज़ें खरीदेंगे, और बाकी चीज़ें अगर वो खरीदते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जैसी बढ़ेगी, इंडिया में प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू रूरल डिमांड का है। रूरल की डिमांड जो है, अगर इसलिए जो है सरकार रूरल एरिया में किसानों को, गरीबों को अनाज फ्री में बांट रही है, ताकि जो पैसा बचेगा उससे कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में खर्चा किया जाएगा और प्रोडक्शन जो है ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए कई बार हमें लगता है कि गरीबों को इतना सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उससे क्या फ़ायदा होगा। उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इनकी जो रियल इनकम है वो बढ़ेगी, और अगर इनकी रियल इनकम बढ़ेगी तो ये कंघी पे, तेल पे, सारी चीज़ों पे खर्चा करेंगे जो कि फूड के अलावा होंगे। और ये सारी इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी, है ना, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार गरीबों की जो मदद कर रही है उससे भी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है, यही समझाने की कोशिश की गई है। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, दो तरीके से इंडिया जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अपने आउटपुट की प्रॉब्लम को डील कर सकता है। ठीक, यही बेसिकली आर्टिकल था। ये दो तरीके, ये जो बाकी चीज़ें समझ में आई हो ना आई हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये दो रूट आपको याद रखना है। ठीक, और इसमें एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जो स्कीम्स सरकार ला रही है, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है, जो मैंने अभी जिक्र किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल हो गया। अच्छे से होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है द रिन्यूड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर मर्ज करके आपको पूछा जा सकता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन सिस्टम एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री में किस तरीके से हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। और एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है ताकि इसे बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सके, ये आर्टिकल में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया जो है मिलिट्री जो है, कहीं ना कहीं ये जो फैशन चल रहा है ना, जो मिलिट्री में ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, उसमें कहीं भी पीछे नहीं है। ठीक है, एट द चाणक्य डिफेंस डायलॉग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, ये याद रखना, स्टेट PCS में आ जाता है डायरेक्ट। ठीक, सेड दैट द आर्मी हैड आइडेंटिफाइड 40 नीची टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन। मनोज पांडे जी ने रिसेंटली चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बताया है कि जो मिलिट्री है इंडिया की, उन्होंने 45 नीची टेक्नोलॉजीज़ है जिसे आइडेंटिफाई किया है, जिसकी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अंडर उड़ान द इंडियन एयरफोर्स इज़ यूजिंग AI, साइबर एंड वर्चुअल रियलिटी टू एड्रेस इस ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग नीड्स। ठीक, तो उड़ान के अंदर भी जो हमारी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो जो है यूज़ कर रही है कहीं ना कहीं AI का, साइबर स्पेस का एंड वर्चुअल रियलिटी का, जिसके थ्रू वो अपनी ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग नीड्स को अचीव कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। नेवी भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी जो है ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, विच इंक्लूड एज ए इंटीग्रेट अनमैन्ड रोडमैप वाइल ऑल्सो एनकरेजिंग इंडिजनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट स्वावलंबन। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट भी किया जा रहा है अनमैन्ड व्हीकल का, और साथ ही में इंडिजिनस डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट स्वावलंबन। तो यहाँ पर क्या कहा है कि इंडिया आर्मी
नेवी और एयरफोर्स, सारी जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सारी जो हैं तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब आगे बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री थ्रू AIDF हैज़ शोकेस इट्स इनिशिएटिव इन दिस रैम which include the Defense AI Council and the Defense AI Project Agency. Both these efforts are aimed towards incorporating AI into various allied organizations such as defense PSUs and DRDOs. However, well-intentioned these efforts may be, the ministry and service need to rethink more creatively about their approach to emerging technologies. ठीक, तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। AIDEF के थ्रू जो है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में AI या फिर इस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। DRDO भी इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि बहुत वेल इंटेंशन एफर्ट्स हैं आर्मी के, नेवी के और डिफेंस मिनिस्ट्री के, लेकिन उन्हें अपनी अप्रोच को थोड़ा सा और क्रिएटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो समझेंगे, उससे पहले इंडिया मिलिट्री की बात कर लेते हैं। इंडियन मिलिट्री, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जो फैशन है वो अभी नहीं आया है। इंडियन मिलिट्री बहुत समय से इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस कर रही है। इंडिया ने जो पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म इंडक्ट किया था वो लेट 1990s में है। फिर जो है नेवी ने इसे 2000 में किया, एयरफोर्स ने भी 2000 में किया। मिलिट्री लीडर्स हैव रिकॉग्नाइज द साइबर थ्रेट फॉर सम टाइम, पॉइंटिंग टू द इशूज सच एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है, मिलिट्री लीडर्स हैं वो साइबर थ्रेट को अच्छे से पहचानते हैं और हमेशा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बातचीत की जा रही है। There, through its indigenous space program, India has launched communication satellite to improve its military communication capabilities. ठीक, तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो GSAT-7A भेजा गया था 2018 में इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडिया जो है ये सारी सैटेलाइट का यूज़ कर रहा है ताकि मिलिट्री कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। GSAT-7, ये सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है डिफेंस साइबर एजेंसी एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी टू एड्रेस द थ्रेट फ्रॉम न्यू डोमेन। बेसिकली जो साइबर थ्रेट है, साइबर स्पेस है, जो कि फोर्थ जो है डोमेन है जहाँ पर क्या हो सकता है, वॉर हो सकती है, जहाँ पर वॉर जीती या हारी जा सकती है। अगली वॉर जो है इसी स्पेस में लड़ी जाएगी, ऐसा कहा जाता है। इन सारी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हुए सरकार ने ये सारे बेसिकली डेवलपमेंट लिए हैं, ये सारे इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक, अब कुछ अप्रोच के बदलने की बात की जा रही है। इस सारे अप्रोच में है ना कहीं कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। डेवलपमेंट बहुत सारे वेलकम भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग है अप्रोच में, खासकर मिलिट्री वाली अप्रोच में। उसको समझते हैं क्या अप्रोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। पहला है जॉइंटनेस, डिफाइंड एज इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द थ्री सर्विसेज रिमेन्स प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अभी भी जॉइंट थिएटर कमांड नहीं बनाई जा रही है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जॉइंट थिएटर कमांड का मतलब क्या है, अपने यहाँ जो भी कमांड्स हैं वो या तो नेवी होगी या इंडियन एयरफोर्स की होती है या फिर मिलिट्री की होती है, ठीक है, आर्मी की होती है। सबके अलग अलग कमांड है। मतलब एक पर्टिकुलर बेस में या तो एयरफोर्स होगी या तो आर्मी होगी या फिर नेवी होगी, तीनों एक साथ नहीं रहते। तो ये कहा जा रहा है कि एक जॉइंट थिएटर कमांड बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ आर्मी के लोग रहेंगे, कुछ नेवी के लोग रहेंगे और कुछ एयरफोर्स के लोग रहेंगे। ये जॉइंट जो है थिएटर कमांड अगर बनती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्या हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है मोबिलाइजेशन की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को आर्मी की ज़रूरत है और आर्मी को इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत है अगर वॉर सिचुएशन आती तो, और सब अलग अलग रहेंगे तो हम बहुत तेज़ी से मोबिलाइज़ नहीं कर सकते अगर हम लोग एक साथ एक थिएटर में नहीं हैं तो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। AI इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि जॉइंट थिएटर ना होने से हो रही है। ठीक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है जॉइंटनेस वाली जो इशू है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। द नीड
for interoperability is essential especially among the host of emerging technologies. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रीज़न दिया हुआ है जो चेंज करने हैं अप्रोच में, वो है देयर इज़ अ नीड टू रिविजिट एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस। फॉर द मोस्ट पार्ट इंडियन मिलिट्री प्रायोरिटी जनरलाइजेशन ओवर स्पेशलाइजेशन। इंडिया को अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को भी बदलने की ज़रूरत है। ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसमें टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है, स्पेशलाइज टेक्नोलॉजीज़ हैं इसलिए इसमें स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि जनरलाइज लोगों की। ठीक है, तो हमें प्रमोशन में हमें सर्विसेज में ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जिनका इंक्लिनेशन इस डोमेन में है। ठीक है, पर्टिकुलर इस डोमेन में उनकी एक्सपर्टीज़ है, ऐसे लोगों को ही आगे प्रमोट करने की ज़रूरत है। जनरलाइजेशन से ऊपर उठ करके टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंडिया को डिसरप्टिव एचआर पॉलिसी की ज़रूरत है। ऐसा जो लास्ट एयर मार्शल हैं जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, वाइस एयर मार्शल अनिल गोलानी जी, उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है both civilian defense organization and the military needs to be open with sharing data, especially to fully realize the promise of AI. Traditionally, secrecy concerns have stymied data availability. However, one can create a structure with adequate safeguards which allow civilian to work alongside the military to overcome such concern. कहीं ना कहीं civilians डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को साथ में बैठ के काम करना पड़ेगा, डेटा शेयर करना पड़ेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो। क्योंकि सिविलियन जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजीज़ को बेहतर समझते हैं, ये बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इनके पास, और मिलिट्री जो कि जनरलाइज वाले लोग हैं, इन दोनों को अगर साथ में मिलके डेटा शेयरिंग करते हैं या साथ में मिलके काम करते हैं तभी पॉसिबल होगा ओवरऑल डेवलपमेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। फुली रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिक्वायर altering existing organization and approaches. Such changes should begin from Defense Ministry instead of letting its effort led by generalist officer. The ministry should be more open to incorporate technocrats and qualified personnel. अगर हमें चेंजेस करना है तो चेंजेस की शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? डिफेंस मिनिस्ट्री से होना चाहिए, और डिफेंस मिनिस्ट्री को लीड करने के लिए जर्नलिस्ट ना हो, टेक्निकल टेक्नोक्रेट्स क्वालिफाइड पर्सन्स हो। जर्नलिस्ट का मतलब आईएएस की बात की जा रही है। आईएएस लीड ना करे इस रिफॉर्म को, एक जॉइंट सेक्रेटरी हो जो कि प्राइवेट सेक्टर से आपने रखा हो, अगर ज़रूरत पड़े तो वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो जो इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, उसको ये सारी चीज़ें लीड और हेड करने की ज़रूरत है। अगर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ये चेंजेस करती है तो बहुत आसानी से हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हमारी मिलिट्री में, और कैपेबिलिटी बढ़ा पाएंगे हमारी मिलिट्री की। ठीक है, द करेंट एफर्ट इन डिफेंस रिफॉर्म इन इंडिया हैज़ पुट मिलिट्री ऑन रोड टू परहैप्स इट्स बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन येट। रियलाइजिंग द प्रॉमिस ऑफ दिस विजन वुड रिक्वायर ग्रेटर विलिंगनेस टू एंगेज विद द टैलेंट दैट रिसाइड आउटसाइड एग्जिस्टिंग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। जो करेंट एफर्ट है डिफेंस रिफॉर्म में वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, लेकिन अगर हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन के जो पोटेंशियल है उसको फुली रियलाइज़ करना है तो हमें वो टैलेंट जो कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो इसमें सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली बात इन्होंने ये कही है कि जॉइंट थिएटर होना चाहिए ताकि तीनों जो है नेवी आर्मी एक साथ मिलके ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करें, इनकी नीड्स को समझे और इसके हिसाब से इनकॉर्पोरेशन हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एचआर पॉलिसी, डिसरप्टिव एचआर होना चाहिए। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से लोगों को बढ़ाएं, उनको प्रमोट करें जो इनका इंक्लिनेशन इन टेक्नोलॉजीज़ के तरफ है। और थर्ड है सिविल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और जो मिलिट्री है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या है गैप है। इन दोनों के बीच में थोड़ी ओपननेस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि टेक्नोक्रेट्स और जनरलाइज लोगों के बीच में
जो है कांटेक्ट बढ़े और ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ये 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी जो चेंज करने की बात की है उसमें यही की है कि टेक्नोक्रेट को बढ़ावा दिया जाए। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टैलेंट पूल है उसके बाहर जा कर के टेक्नोक्रेट्स को बढ़ावा दे करके इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को बहुत आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। दैट्स इट, ये आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। हमारा लास्ट आर्टिकल है लीप इन द डार्क। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ है समझेंगे। एक क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है इस आर्टिकल के ऊपर वो भी डिस्कस करेंगे। द इलेक्शन ऑफ जेवियर मिलई, अ सेल्फ डिक्लेयर अनार्को कैपिटलिस्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, मार्क द शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स द राइट इन द 4 decades of democracy in Latin American country. When the initial results were out, Milei had won 56% of vote against the 44% of Sergio Massa, the economy minister in the outgoing leftist government of the president अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक, तो पहले अभी जो रिसेंटली प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, अल्बर्टो फर्नांडिस। ये सारी फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है स्टेट पीसीएस और यूपी एसएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए। अभी जो बने हैं वो कौन है, जेवियर मिलेई। किसके अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे, सर्जियो मासा, जो कि इकोनॉमिक मिनिस्टर थे या फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 डिकेड के बाद यहाँ पर राइज ऑफ राइट हुआ है, राइट विंग। फाइनली राइट विंग जो है यहाँ पर लैटिन अमेरिका कंट्री में लैटिन अमेरिका कंट्री अर्जेंटीना में फाइनली राइज हुआ है किसका, राइट विंग का। ठीक है, कैपिटलिज्म का, अभी तक यहाँ सोशलिज्म चल रहा था। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं कि जो अर्जेंटीना में राइज़ हुआ है राइट का, उसका रीज़न क्या है। उसका मेन रीज़न है इकॉनमी वहाँ की बहुत ज़्यादा बैड शेप में है, सोशलिज़म कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, इसलिए राइज़ ऑफ कैपिटलिज्म हो रहा है। कहीं ना कहीं इकॉनमी के फेल होने के कारण ही ये जो प्रेसिडेंट बने हैं राइट विंग का राइज़ हुआ है, यही एकमात्र रीज़न है। क्या हुआ है ये समझ लेते हैं। अर्जेंटीना की जो अभी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये आपको पता होना चाहिए। एनुअल इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस 140%, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। More than 40% of its population is in poverty, and the peso, the currency, has plummeted to historical low. A dollar is now equivalent to 1000 pesos from 80 pesos it was in early 2020 before the COVID struck. ठीक, तो यहाँ की सिचुएशन क्या है, 140% इन्फ्लेशन हो चुका है। दूसरा अपने यहाँ कितना है, 7%, 6%। यहाँ कितना हो चुका है, 140%, मतलब अलग लेवल का, बहुत बुरी हालत है। लगभग 40% पॉपुलेशन यहाँ की गरीबी रेखा के अंदर आ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा इशू है यहाँ की, अगर हम देखें जो करेंसी है पीसो, पहले $1 80 रुपये के बराबर था और $1 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी यही कहा गया है, $1 80 पेसोस के बराबर था, जो कि अर्जेंटीना की लोकल करेंसी है। अब वही $1 1000 रुपये 1000 पीसोस के बराबर हो चुका है, डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंट्री एक्स हैव वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड, almost 40% of its population is below poverty, and the currency is depreciated more than 1000% in the last 2 years. The country recently won the Qatar FIFA World Cup. Which of the following countries is associated with the statement? आपको पूछा जा सकता है ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक, तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस आपको आ सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में जो नाम डिस्कस किए हैं ये नाम भी याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। ठीक, थैंक यू, एन्जॉय योर डे, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों से शेयर करो। ठीक।